नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियोस को करें लाइक, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ घातक गोली नॉवल का पार्ट 7। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुना तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं घातक गोली नॉवल का पार्ट 7। चैप्टर 4। किनारी बाजार में महेंद्र मित्तल को वाकई हर कोई जानता था। जिस पहले शख्स से मैंने उसकी बाबत पूछा, उसने एन सटीक पता बताया। मैं उस पते पर पहुंचा जहां की एक बोर्ड लगा हुआ था, महेंद्र मित्तल, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर ऑफ प्रीशियस स्टोन्स एंड एंटीक ज्वेलरी। महेंद्र मित्तल मेरी ही उम्र का खुशमिजाज नौजवान निकला। मैंने हार उसके सामने रखा और बोला, ये एक बेशकीमती एंटीक नॉल के हार की नकल है जो कि आपके फादर साहब ने तैयार की है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि बीमा कंपनी वाले ऐसे जेवरात का बीमा कराने से पहले उसकी कीमत आपसे चंचवाते रहते हैं। मैं आपके पास इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि शायद इस हार की असल भी कभी ऐसी इवैल्यूएशन के लिए आपके पास आई हो। समझ लीजिए आपकी उम्मीद पूरी हुई, यानी कि इसकी असल को आप कभी परख चुके हैं। हाँ, कब? कोई 3-4 साल पहले पहली बार, उसके बाद हर साल। अलबत्ता इस साल अभी ये नौबत नहीं आई। सालाना परख किस लिए? ऐसा ही दस्तूर है, इंश्योरेंस सालाना होती है, उसके नवीनीकरण कर ये परख फिर जरूरी समझी जाती है। मालिक कौन है इसका? इसका मेरा मतलब है इसकी असल का। मुझे नहीं मालूम, मुझे जरूरत भी नहीं होती जानने की, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को तो मालिक की खबर होगी। जाहिर है, आखिर उन्होंने इंश्योरेंस की है। मालिक की खबर के बिना माल की इंश्योरेंस कैसे होगी? इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? नॉर्थ इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस, राजेंद्र प्लेस। वहाँ मुझे किसी ऐसे शख्स का नाम बता सकते हैं जिससे आपका नाम लेने से थोड़ा सहयोग हासिल हो सकता हो? साहिल चोपड़ा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। उसका शुक्रिया अदा करके मैं वहाँ से रुखसत हुआ। सहायक प्रशासनिक अधिकारी साहिल चोपड़ा नॉर्थ इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में अपनी सीट पर मौजूद ना मिला। मालूम हुआ कि वो किसी जरूरी काम से करोलबाग ब्रांच गया था, जहाँ से 1 घंटे में उसकी वापसी अपेक्षित थी। 1 घंटा? मेरा पड़ताल का मरकज एक और जमुरा वहाँ से करीबी था, इसलिए वो 1 घंटा में कारआमद तरीके से गुजार सकता था। मैं इष्ट पटेल नगर पहुँचा। 6/32 एक मंजिली इमारत थी। मेरे कॉल बेल बजाने पर जिसका दरवाज़ा खुद शशांक मेहता ने खोला। उस घड़ी वो एक झक सफ़ेद कमीज और काली पतलून पहने था। लगता था कि कहीं जाने की तैयारी को बीच में छोड़कर वो दरवाज़ा खोलने आया था। मेरे पर निगाह पड़ते ही उसने बुरा सा मुंह बनाया और भड़ाक से मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने फिर कॉल बेल पर उंगली रखी और उसे तब तक बजाता रहा जब तक कि दरवाज़ा फिर न खुल गया। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, वो दांत पीसता हुआ बोला। मैं अक्लमंद नहीं हूँ, यानी कि मेरी अकल मंद नहीं है। मैं मुस्कुराता हुआ बोला, इसलिए इशारे नहीं समझता। वो जुबान तो समझते हो जो बोल रहे हो? हाँ, वो तो समझता हूँ। दफा हो जाओ, उसी जुबान में बोला है। क्यों बोला है? ऐसे तो कोई फेरी वाले को नहीं बोलता। सही कहा, क्योंकि इस इलाके में फेरी वालों की तुम्हारे से बेहतर हैसियत है। और जिगोलोस की, फीमेल्स की, इजी राइड्स की, फ्री लोडर्स की, उनकी कैसी हैसियत है? उसका चेहरा तमतमा उठा। मुट्ठियां भींचे उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया। एन वैसा ही मैंने किया तो वो थमक कर खड़ा हो गया। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखकर उसे पीछे को धकेला। वो लड़खड़ाता सा पीछे चौखट से पार निकल गया। मैंने भी उसके पीछे भीतर कदम रखा। गिरफ्तार करा दूंगा, वो कड़क कर बोला। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। ज़रूर, और जब तक पुलिस नहीं आती तब तक मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो? बताता हूँ, पहले फ़ोन तो कर लो। अरे क्या कहना चाहते हो, कह भी चुको। तुम्हें मालूम है मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। कल रात अब्बा में मिसेज चौहान ने तुम्हें बताया ही था। तो मेरे मौजूदा क्लाइंट की एक चीज़ तुम्हारे पास है। वो चीज़ मेरे क्लाइंट को वापस चाहिए। क्लाइंट बड़ा कड़क है, वो चीज़ उसे फ़ौरन वापस ना मिली तो पंगा हो जाएगा। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पहले ये तो पूछ लेना था कि क्लाइंट कौन है। ज़रूरत नहीं, ये महासिंह की खामख्याली है कि मैं महासिंह की बात नहीं कर रहा। मेरी जिस क्लाइंट की चीज़ तुम्हारे पास है वो कोई और है। वो कौन है? वही जिसके ठिये पर तुम तफरीहन आते जाते रहते हो, जहाँ कल रात मुझे मिले थे अपनी करंट दर्शनी हुंडी के साथ। दर्शनी हुंडी या शायद क्रेडिट कार्ड, ऑल्सो नोन एज मिसेस सोनाली चौहान। ठहर जा साले, उसने ऐसे अप्रत्याशित भाव से मेरे ऊपर आक्रमण किया कि कुछ समझ पाने से पहले ही मैं धराशायी हुआ पड़ा था। तत्काल आपके खादिम इस पंजाबी पुत्र की रगों में खून की जगह दौड़ती 93 ऑक्टेन ऐसी भड़की कि उसका कहर वो जनाना सा आदमी तो क्या झेल पाता।
उस घड़ी दारा सिंह भी मेरे सामने होता तो याद करता कि कोई मिला था। पलक झपकते ही मैं अपने पैरों पर खड़ा था और वो पीछे एक सोफे पर यूं लुढ़का पड़ा था कि जल्दी उठकर खड़ा हो पाना उसके बस का नहीं मालूम होता था। उसकी सांस धोंकने की तरह चल रही थी और वो कराहता हुआ अपने चेहरे को, कंधों को, छाती को उन स्थानों पर टटोल रहा था जहाँ की उसे मेरे घूंसों की मार पड़ी थी। तुम्हारे से तो अभी उठा नहीं जाएगा, मैं क्रूर स्वर में बोला। कहो तो तुम्हारी तरफ से पुलिस को मैं फ़ोन कर दूं? अनाधिकार प्रवेश, कातिलाना हमला जैसे कई गंभीर चार्ज अब तुम लगवा सकते हो मेरे ऊपर। मैं ऐसा ही करूँगा, वो कराहता हुआ बोला। मैं तुम्हें गिरफ्तार करा के रहूँगा। ज़रूर ज़रूर। मेरी आज शूटिंग थी, जबड़ा सुझा दिया। पहल किसने की थी? जब मेरे ऊपर झपटे थे तब शूटिंग याद नहीं आई थी? सोचा होगा तुम्हारे से मार खाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। वो खामोश रहा। सोनाली से कितना नावा झटका। तुमसे मतलब? अभी एक जबड़ा सूझा है, शूटिंग साइड पोज में भी चल जाएगी। पूरा चौकठा सुझा दिया तो कतई भूल जाना शूटिंग को हफ्ते 10 दिन के लिए। तुम्हें मेरी ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने का कोई अख्तियार नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि तेरे जैसों की कोई ज़ाती ज़िंदगी भी होती है। साले, रंडियों के दलाल से ज़रा ही बेहतर होगी तेरी ज़ाती या गैर ज़ाती ज़िंदगी। उसने तड़प कर मेरी तरफ देखा और यूं मुंह बनाया जैसे गाली बकने लगा हो। जुबान खींच लूंगा, मैं बड़े हिंसक भाव से बोला। उसने जोर से थूक निकली। अब बोल, क्या मर्जी है तेरी, क्या चाहते हो? वो दबे स्वर में बोला। हाँ, ये मूड ठीक है, अब इसी पर कायम रहे और जो मैं पूछूं उसका सीधा सीधा सच्चा सच्चा जवाब दे। ओके? उसने बड़ी कठिनाई से सहमति में सिर हिलाया। सोनाली तेरे से फिट है? हाँ। तेरे हाथ से चुग्गा चुगती है? हाँ। वजह क्या? जोर है तेरा उस पर? जोर? हाँ जोर। इसके अलावा कि तेरा थोबड़ा खूबसूरत है और तू लेडीज मैन है। वो बेचैन दिखाई देने लगा। कौन सा हथौड़ा है तेरे पास उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए? चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ हैं? कैसी चिट्ठियाँ? लव लेटर्स? हाँ। कितने? 5। जो उसने तेरे को लिखे? हाँ। कब? शादी से पहले? तू उसे शादी से पहले से जानता है? हाँ। इतने पुराने ताल्लुकात हैं तेरे उससे? ताल्लुकात अभी बने हैं फिर से। 2 साल पहले वो एकाएक दिल्ली से गायब हो गई थी। पिछले साल वो मेरे से टकराई थी और मुझे पता लगा था कि उसने महासिंह चौहान से शादी कर ली हुई थी। यानी कि जो ही तुझे पता चला कि अब वो एक दौलतमंद खाविंद की बीवी थी, तूने उसे उस पुराने लेटर्स के दम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ठीक? उससे इनकार करते ना बना। उसने बेचैनी से पहलू बदला। कहाँ है वो चिट्ठियाँ? मैं खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता हुआ बोला। यही हैं। यहाँ कहाँ? मेरे बेडरूम में। उठ के खड़ा और बेडरूम में चल। उसने आदेश का पालन किया। उसके पीछे मैं भी बेडरूम में पहुंचा। निकाल, मैं बोला। उसने एक स्टील की अलमारी को चाबी लगाकर खोला और फिर उसके भीतर बने लॉकर को भी चाबी लगाकर खोला। लॉकर में से उसने एक लकड़ी का बक्सा निकालकर पलंग पर रखा। तत्काल मैंने वो बक्सा अपने अधिकार में ले लिया और मैंने उसमें से सोनाली की एक रबड़ बैंड से बंधी 5 चिट्ठियां बरामद की। केवल एक चिट्ठी को खोलकर मैंने पढ़ा तो ब्लू फिल्म का मजा आ गया। कोई चिट्ठी भी काम कला के भेद के स्टाइल से लिखी जा सकती थी, ये मैंने उसी रोज जाना। यानी कि सोनाली चौहान सेक्स के मामले में बचपन से ही अंतहीन संभावनाओं वाली औरत थी। मैंने 5 चिट्ठियां अपने कोट के भीतरी जेब में रख ली। शशांक ने बड़े व्यग्र भाव से कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तत्काल होंठ भींच लिए। मैंने बक्से के बाकी सामान का मुआयना किया। बाकी सामान में वैसी चिट्ठियां भी थी, लेकिन बहुतायत में नौजवान लड़कियों की अधनंगी पूरी नंगी तस्वीरें थीं, जो कि पोजों से साफ जाहिर होता था कि उनकी रजामंदी से ही खींची गई थी। उनमें सोनाली की कोई तस्वीर नहीं थी, जिसका कि मुझे अफसोस हुआ। बाकी चिट्ठियों में भी कोई चिट्ठी सोनाली की नहीं थी। अलबत्ता बक्से में 2 चीज़ें और भी थी। एक 100 के नोटों की ईंट जितनी मोटी गड्डी, एक 38 कैलिबर की हाथी दांत की मूठ वाली पूरी भरी हुई रिवॉल्वर। लेकिन उससे क्या होता था? चली हुई गोली की जगह नई गोली ले सकती थी। मैंने घूरकर उसे देखा। उसने तत्काल निगाहें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे पर उत्कंठा के भाव और गहन हो गए। रिवॉल्वर का लाइसेंस है? मैं बोला। है। तेरे अपने नाम? हाँ। आखिरी बार कब चलाई? याद नहीं, महीनों हो गए हैं। परसों शाम को नहीं चलाई? नहीं। किसी और ने चलाई हो? और किसने? जिसे कि तूने ये रिवॉल्वर उधार दी हो? नो, नेवर। ये कोई उधार देने लायक आइटम है? किसी ने खुद ही उधार ले ली हो? क्या मतलब? यहाँ से चुपचाप निकाल ली हो और इस्तेमाल करके वापस रख दी हो? नेवर। ऐसा ना हुआ है, ना हो सकता है। मैं ये अलमारी कभी खुली नहीं छोड़ता और चाबी भी हमेशा अपने पास रखता हूँ। मैंने रिवॉल्वर और नोटों की गड्डी को वापस खाली बक्से में डाल दिया और बक्से को बंद करके पलंग पर उछाल दिया। उसने चैन की 1 मील लंबी सांस ली। ये तस्वीरें, ये चिट्ठियाँ, मैंने वो चीज़ उसके सामने लहराई। यही मुकम्मल कलेक्शन है तेरा या ऐसा ही खजाना कहीं और भी छुपा के रखा हुआ है? नहीं, वो बोला। क्या नहीं? और कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। घर में कहीं और या किसी बैंक के लॉकर में? नहीं,
यानी कि इतनी है तेरी कारोबार की पूंजी? हाँ, समझ ले कि अब इतनी भी नहीं है। क्या? ये मैंने जेब से लाइटर निकाला और उसकी लपट से एक एक चिट्ठी, एक एक तस्वीर को जलाकर फर्श के एक कोने में फेंकना आरंभ कर दिया। वो हक्का बक्का सा वो नज़ारा देखता रहा। हर नई आइटम के लपट पकड़ने पर ऐसा लगता था जैसे उसे पहले हार्ट अटैक नहीं हुआ था तो अब ज़रूर हो जाने वाला था, लेकिन ऐसा ना हुआ। आखिर तक वो सलामत रहा। बहुत सख्त जान था कमीना। अगर मैं समझूं, मैं बोला कि अपने स्टार कलेक्शन के स्वाहा हो जाने से तू सुधर जाएगा तो ये मेरी खामख्याली होगी। मुझे यकीन है कि जल्दी तू अपने नए शिकारों के जरिए नया कलेक्शन खड़ा कर लेगा और यूँ अपना पुराना कारोबार फिर चालू करने में कामयाब हो जाएगा, बशर्ते कि पहले ही तिहाड़ न पहुँच जाए, जहाँ की तू अंतपन ज़रूर पहुँचेगा। तुमने अपनी मनमानी कर ली? वह हाथ भाव से बोला। अब जाओ यहाँ से। अभी नहीं, अभी एक बात बीच में रह गई। पूछ। कौन सी बात? कौन सी बात? मेरे क्लाइंट वाली बात, मेरे उस क्लाइंट वाली बात जो कि महासिंह नहीं है। तो कौन? जॉन पी अलेक्जेंडर, अब्बा का मौजूदा प्रोपराइटर। मेरा उससे क्या वास्ता? उसकी किसी चीज़ के मेरे पास होने का क्या मतलब? मैं अभी बताता हूँ, पहले तू बोल, सिद्धार्थ कॉलोनी कब गया था आखिरी बार? सिद्धार्थ कॉलोनी? ये कहाँ है? तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम? आज पहली बार नाम सुन रहा हूँ। ये बॉर्डर के पास सूरजकुंड थाने के इलाके में एक नई बस्ती कॉलोनी है। अब कुछ याद आया? नहीं, मैं इस कॉलोनी से वाकिफ़ नहीं। मैं अभी और कोशिश करता हूँ तेरी सोई याददाश्त को जगाने की। परसों वहाँ के एक तनहा मकान में एक नौजवान लड़की का कत्ल हो गया है। मेरा कहना है कि डिब्बे में पड़ी रिवॉल्वर मर्डर वेपन है। वो लड़की सोनाली की तरह तेरी कोई शिकार थी और तू उसका कातिल है। पागल हुआ है? दिमाग खराब है? तूने कत्ल नहीं किया? मैंने आज तक कभी मक्खी नहीं मारी। चल मान ली तेरी बात, तू भी क्या याद करेगा? उसने राहत की सांस ली। कत्ल भले ही तूने नहीं किया, लेकिन मौका वारदात पर तू बराबर गया था। तू वहाँ गया था और तूने वहाँ से वो बेशकीमती हार पार किया था जो कि शरत पीछे छोड़कर गया था। उस हार पर मौजूदा दावा अलेक्जेंडर का है। वो कैसे? कैसे वाला किस्सा फिर कभी। लेकिन अगर अलेक्जेंडर के हाथों में फौरन वो हार ना पहुंचा तो उस शख्स की खैर नहीं जो कि वो हार दबाए बैठा है। मैं वो शख्स नहीं हूँ। हार तुम्हारे पास नहीं है? नहीं है। पहले ये तो जान ले कि कैसा हार। ज़रूरत नहीं, कैसा भी हार मेरे पास नहीं है। वो 9 लाख हार है जो भले ही 900 लाख हो, मेरे पास नहीं है। तू कभी सिद्धार्थ कॉलोनी नहीं गया? नहीं गया। मैंने ये नाम आज पहली बार तुम्हारी जुबानी सुना है। और मोनिका आनंद, वो कौन है? यानी कि उसे भी नहीं जानता? नहीं जानता। मेरा यकीन करो, वो अब्बा की हॉस्टेस थी जहाँ की तेरा रेगुलर आना जाना है। वहाँ की किसी हॉस्टेस से मेरा क्या मतलब? शायद हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कभी अकेला अब्बा में नहीं गया, हमेशा कंपनी के साथ जाता हूँ। अब क्या अपनी कंपनी की मौजूदगी में मैं किसी मामूली हॉस्टेस पर लाइन मारूंगा? टॉप के हरामियों का क्या पता लगता है? वो कहते नहीं हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अपनी कंपनी पर निगाहें, हॉस्टेस पर निशाना। वो खामोश रहा। अब जवाब तो दे। किस बात का जवाब दूं? क्या पूछा है तुमने मेरे से? तुझे नहीं मालूम? मेरा मतलब है ऐसा कुछ नहीं पूछा जिसका जवाब मैं नहीं दे चुका। मैं क्वेश्चन खामोश रहा और फिर बोला, कोई 6 महीने पहले गली कुंजस गरीबा कला के बुलाकी राम नाम के एक कारीगर ने एक खूबसूरत औरत के ऑर्डर पर उस 9 लाख हार की एक नकल तैयार की थी जो कि यहाँ डिलीवर हुई थी। कत्ल भले ही तूने नहीं किया, लेकिन मेरा यकीन है कि तू अकेला या सोनाली चौहान के साथ एन कत्ल के बाद मौका वारदात पर गया था जहाँ की तूने वो असली हार पड़ा देखा था और उसकी जगह तूने नकली हार रख दिया था। बकवास, वो झल्ला ऐसा बोला। वैसे तो ना मैं वहाँ गया और ना मेरे पास कोई हार है, लेकिन मैं वहाँ गया भी होता तो क्या मुझे सपना आना था कि वहाँ एन नकली जैसा असली हार पड़ा होगा जो कि मैं नकली हार घर से ही साथ लेकर गया। नकली हार का ऑर्डर एक औरत ने दिया था। मैं सोचता हुआ बोला, वो औरत सोनाली हो सकती है जो कि मौका वारदात से मुश्किल से 2 किलोमीटर के फासले पर रहती है। नकली हार की खबर तुझे यकीनन थी क्योंकि वो यहाँ डिलीवर किया गया था और तूने सोनाली के लिए उसे रिसीव भी किया होगा। असली हार मौका वारदात पर पड़ा देखकर तूने उसे काबू में कर लिया होगा और उसकी जगह लेने के लिए नकली हार या तो फ़ोन करके वहाँ मंगवा लिया होगा या खुद सक्तावत एस्टेट जाकर ले आया होगा। बकवास, पूरी बकवास। तुम कोई ऐसी गलत बेबुनियाद वाहियात बात जबरन मेरे ऊपर नहीं थोप सकते, भले ही जितनी मर्जी जोर लगा लो। एक शेर सुनेगा? शेर? ये कोई वक्त है शेरबाजी का? फिर तो तू ज़रूर सुनेगा। अर्ज किया है, भूत लातों के बातों से नहीं माना करते या डंडे की नरमी को नहीं जाना करते। उसने बुरा सा मुंह बनाया। इसका हिंदुस्तानी में तर्जुमा यह है कि जो ट्रेलर अभी तू देख के हटा है उसकी पूरी फिल्म देखने के लिए तैयार हो जा। तो क्या मतलब? ये मतलब मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोच ली। उसके मुंह से घुटी हुई चीख निकली, लेकिन उससे कहीं तीखी चीख मुझे अपने पीछे सुनाई दी। मैंने हड़बड़ाकर उसकी गर्दन छोड़ दी और घूमकर पीछे देखा।
चेहरे पर आतंक के भाव लिए फिर चीखने को आमादा पीछे एक औरत खड़ी थी, जो कि पता नहीं कब वहां आन पहुंची थी। भारी बदन और बड़ी बड़ी छातियों वाली वो औरत उम्र में कोई 35-36 साल की थी और मेकअप से लगता था जैसे सीधे ब्यूटी सैलून से वहां पहुंची थी। उसकी साड़ी कीमती थी, जेवरात और भी कीमती थे और बहुत आयात में थे। यकीनन वो शशांक की बगिया की कोई बुलबुल थी। वो फिर चीखी, इसे चुप करा, मैं क्रूर स्वर में बोला, वरना तेरे साथ इसकी भी खैर नहीं। सुलेखा, वो बोला, प्लीज। लेकिन ये वो हक बकाई सी बोली, ये आदमी अभी यहाँ से जा रहा है। हाँ, मैं बोला, लेकिन मैं फिर आऊँगा। बट डार्लिंग, वो शशंक भाव से बोली, ये तो तुम्हें धमका रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गर्दन दबोचे था, तुम्हें वहम हुआ है, महज गले लग के मिल रहा था। लेकिन बाकी बातें इसके जाने के बाद। उसने आशापूर्ण नेत्रों से मेरी तरफ देखा। सहमति में सिर हिलाता मैं बाहर की ओर बढ़ा। उस औरत के करीब मैं एक क्षण को टिकटा और बोला, बहन जी, सलाह मुफ्त में मिले तो उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन फिर भी दे रहा हूँ। और जो कुछ भी खिंचवाने आप यहाँ आई हैं, खुशी से खिंचवाना, लेकिन तस्वीर ना खिंचवाना, चिट्ठी ना लिखना, वरना मजा सजा बन जाएगा। वो बहुत चक्की सी मुझे जाता देखती रही। एक पब्लिक टेलीफोन से मैंने हरीश पांडे को फोन किया। हरीश पांडे एक कोई 50 साल का हट्टा कट्टा तंदुरुस्त रिटायर्ड फौजी था, जो कि एक शराब के स्मगलर के पास काम करता था। उसके पास काफ़ी वक्त खाली होता था और खाली वक्त को पैसे में तब्दील करने का मौका छोड़ना वो हराम काम समझता था। उसकी ये बात मेरे भी फ़ायदे की थी, जिसकी वजह से वो मेरे रेगुलर कांटेक्ट में रहता था और 500 रुपये रोजाना की फ्लैट फीस पर मेरे भाग दौड़ के काम सहर्ष करता था। कहने का मतलब ये था कि वो ये ऑस्ट्रेलिया का फेवरेट लेगमैन था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वो उस घड़ी मुझे टेलीफोन पर मिल गया। खाली है? मैंने पूछा। हाँ, वो बोला, क्या काम है? वही जो अक्सर करता है, एक आदमी की पूंछ बनना है। कब तक के लिए? 2-3 दिन के लिए। कोई खास जानकारी जल्दी हाथ आ जाए तो आज ही फारिग। ठीक है, नाम पता बोल। मैंने शशांक मेहता का नाम पता भी बोला और बारीकी से उसका हुलिया भी बयान किया। अभी वो घर पर है, मैं बोला, लेकिन कहीं जाने की तैयारी में है, इसलिए जल्दी पहुंच, वरना बात कल पर पड़ जाएगी, क्योंकि अब का निकला हो सकता है वो आधी रात तक घर ना लौटे। जल्दी पहुंचने को वो कितना उत्सुक था, इसका सबूत ये था कि उसने तत्काल लाइन काट दी। उसने करीबी करोल बाग से ही आना था, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद थी कि शशांक मेहता के घर से रुखसत होने से पहले वो वहां पहुंच जाने वाला था। मैं वापस राजेंद्र प्लेस पहुंचा। साहिल चोपड़ा इस बार अपनी सीट पर मौजूद था। वो एक बाइफोकल्स लगाने वाला, फोमांचू टाइप मूंछों वाला ड्रम जैसा आदमी निकला। महेंद्र मित्तल के हवाले की वजह से जो मेरे से बड़े प्रेम भाव से मिला। ऐसे हवालों की आपके खादिम को बहुत कद्र थी और उन्हें गढ़ने की, पटाने की, हैट में से खरगोश निकालने जैसी जादूगरी से पैदा करने की आपके खादिम को कोई खासी ट्रेनिंग थी। यकीन जानिए, जरूरत पड़ने पर यूं ही हवाले से हवाला जोड़ता मैं राष्ट्रपति तक पहुंच सकता था, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी का आदमी था जो कि नकल देखकर 100 तरह के शक करता। इसलिए मैंने उसे हार ना दिखाया, सिर्फ बारीकी से उसका हुलिया बयान किया, जिससे कि उसने हार को तत्काल पहचाना। सक्तावत एस्टेट वालों का नौलखा? वो तत्काल बोला, वही, आपकी कंपनी में उसका बीमा है? हाँ। क्या मतलब? इस बार उसकी इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराई गई? पक्की बात? हाँ, उस केस को मैंने खुद हैंडल किया था, इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हुई। यानी कि पॉलिसी किसी और इंश्योरेंस कंपनी से ले ली गई? ऐसा अमूमन नहीं होता। सेम कंपनी में इंश्योरेंस रिन्यू कराने पर नो क्लेम बोनस मिलता है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल नीचे आता जाता है। किसी दूसरी कंपनी में इंश्योरेंस कराने से प्रीमियम की ज़्यादा रकम देनी पड़ेगी। ऐसा कौन करेगा भला? आपके यहाँ की इंश्योरेंस की मियाद कब ख़त्म हुई? 2 हफ्ते पहले। वक्त रहते हमने उन्हें रिन्यूअल का नोटिस भेजा था। कोई जवाब ना आने पर पर्सनल चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में तहरीरी जवाब आ गया था कि रिन्यूअल में अब उनकी दिलचस्पी नहीं थी। इस गैर दिलचस्पी की कोई तो वजह होगी। एक वजह हो सकती है। क्या हो सकता है? वो हार वो लोग बेच रहे हों या हमारी खतों किताब से पहले ही बेच चुके हों। ऐसी सूरत में कौन इंश्योरेंस रिन्यू कराता है? नया खरीदार, जो कि ज़रूरी नहीं कि इंश्योरेंस कराए तो फ़ौरन कराए तो हमारी कंपनी के ही पास आए। यानी कि इंश्योरेंस रिन्यू ना कराने की सहज समझ में आने वाली वजह यही हो सकती है कि हार या तो उन्होंने बेच दिया था या बेचने वाले हैं। हाँ, वो चिट्ठी जो आपकी पर्सनल चिट्ठी के जवाब में आपके पास पहुंची थी, वो आपके पास है? फाइल में होगी भाई, मुझे दिखा सकते हैं? दिखा देते हैं। उसने फाइल मंगवाई और सक्तावत एस्टेट के लेटर हेड पर टाइपशुदा चिट्ठी मुझे दिखाई। चिट्ठी में 2 टूक एक ही फिक्रा लिखा हुआ था कि पॉलिसी के नवीनीकरण में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। नीचे हस्ताक्षर, जैसा कि अपेक्षा कर रहा था, महासिंह के नहीं थे। हस्ताक्षर सोनाली चौहान के थे। ये मैंने कहना चाहा, ये हस्ताक्षर ठीक है, वो बोला,
सब चिट्ठियों पर इसी के होते हैं, सोनाली चौहान के, जो पहले महासिंह की सेक्रेटरी थी, अब बीवी है। मैं इन हस्ताक्षरों को बखूबी पहचानता हूँ। इस चिट्ठी पर लगी आपके यहाँ की पावती की मुहर बताती है कि यह सोमवार को यहाँ रिसीव की गई थी। हाँ, इसके बाद कभी अपने इंश्योरेंस की बाबत सत्तावत एस्टेट से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। इनकार की इस 2 टूक चिट्ठी के बाद भी अभी हम ऐसा करते, यानी कि नहीं की थी? हमने तो नहीं की थी, लेकिन अभी कल क्लाइंट से इस बाबत एक बार फिर बात होनी ज़रूरी हो गई थी। अच्छा, वो कैसे? महासिंह का यहाँ फ़ोन आया था, हार की इंश्योरेंस की बाबत ही। वो इंश्योरेंस की वर्तमान स्थिति की बाबत पूछ रहा था। आपने क्या जवाब दिया? यही कि इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराई गई थी। ये हैरानी की बात नहीं कि ये बात उसे यहाँ से पूछनी पड़ी। भाई, बीवी इंकार की इस चिट्ठी की बाबत बताना भूल गई होगी, या वो पूछना भूल गया होगा, या बताए जाने पर भी उसने कान नहीं दिए होंगे। बढ़ती उम्र के लोगों के साथ आम ऐसा हो जाता है। बहरहाल आज की तारीख में महासिंह को मालूम है कि हार का इंश्योरेंस नहीं है। हाँ, यूँ इस संभावना की तो कोई कीमत ना रही कि इंश्योरेंस जानबूझकर रिन्यू नहीं कराई गई थी, क्योंकि वो हार को बेच रहे थे। बात तो तुम्हारी ठीक है। हैरानी है कि कल महासिंह का फ़ोन आने के वक्त मेरी तवज्जो इस बात की तरफ नहीं गई। ऐसी बात होती तो महासिंह को इस बात की खबर होती। आखिरकार हार का मालिक तो वही है। फिर क्या वो इसकी इंश्योरेंस के रिन्यूअल की बाबत दरियाफ्त करने के लिए यहाँ फ़ोन करता? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मतलब क्या हुआ इसका? मतलब आपके मतलब का नहीं, चोपड़ा साहब। वो हंसा। समझ में उसके कुछ भी नहीं आया था, फिर भी हंसा। इस चिट्ठी की एक फ़ोटोकॉपी मुझे मिल सकती है? उसकी भवें उठी। प्लीज़ चोपड़ा साहब, आई विल कीप इट सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल। वो हिचकिचाया। मेरा नहीं तो मित्तल साहब का तो लिहाज कीजिए। तत्काल उसका सिर सहमति में हिला, जो कि हवालों के तंत्र जाल की एक और जीत थी। मैंने अपने ऑफिस फ़ोन किया। मैं तेरा एम्प्लॉयर बोल रहा हूँ। रजनी लाइन पर आई तो मैं बोला, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी सर। मेरा मतलब है आपकी फ़ोन कॉल का। दोनों एक ही बात है। मेरे लिए तो एक बात है, आई मीन वर्तमान स्थिति में। क्या है वर्तमान स्थिति? क्यों इंतज़ार कर रही थी? सर, आप एक सेलुलर फ़ोन ले लें, आपको सुविधा हो जाएगी, मुझे भी, और क्या, पुलिस को भी। पुलिस को? जिसका आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज इस वक्त मेरे पास है। आपके पास सेलुलर होता तो वो मैसेज कब का आपको मिल चुका होता। अनाप शनाप बोलना बंद कर और मैसेज बोल। इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव ने फ़ोन किया था। उसने फ़ौरन आपको पुलिस हेडक्वार्टर तलब किया है। और मैसेज बोल। यही मैसेज है। आप फ़ौरन पुलिस हेडक्वार्टर में उसके पास, उसके ऑफिस में पहुँचे, जहाँ आपकी चाय ठंडी हो रही है। ना पहुँचने की सूरत में आपको पकड़ मंगवाया जा सकता है, बाकायदा गिरफ्तार करके, ताकि आपकी रात लॉकअप में कट सके और आइंदा रातें तिहाड़ में कट सके। खबरें खत्म हुई। कल इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रजनी शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बनाते हुए मैंने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। इंस्पेक्टर यादव ने घूरकर मुझे देखा। अब पहुंचे हो? फिर वो सख्ती से बोला। अभी मैसेज मिला। मैं बोला। दौड़ा चला आया। बैठो। शुक्रिया। कहाँ थे? ऑफिस में नहीं था। वो मुझे भी मालूम है। दिल्ली शहर की खाक छानता फिर रहा था, रिजल्ट कमाने के लिए, क्लाइंट से हासिल फीस को जस्टिफाई करने के लिए। कहाँ कहाँ गए थे? नाम लो उन तमाम जगहों का। मैंने साउथ और वेस्ट दिल्ली के 5-6 जगहों का नाम लिया। पुरानी दिल्ली में कदम नहीं पड़े? नहीं। मसलन दरियागंज में? ना। ये तो मालूम है ना कि दरियागंज पुरानी दिल्ली में है, नई दिल्ली साउथ या वेस्ट में नहीं है। मालूम है। जी के अलावादी को जानते हो? नहीं। जानते होना चाहिए तुम्हें, तुम्हारा आम पेशा है, तुम्हारी तरह प्राइवेट डिटेक्टिव। नहीं जानता। उसका ऑफिस दरियागंज में है, होगा, जहाँ की आज किसी भी वक्त तुम नहीं गए। नहीं गया। उसने सहमति में सिर हिलाते हुए कॉल बेल बजाई। एक हवलदार चौखट पर प्रकट हुआ तो वो बोला, बुलाओ उसे। हवलदार चला गया। मैंने सकपकाए भाव से यादव की तरफ देखा तो उसने मेरे से निगाह ना मिलाई। एक पेपर वेट को बार बार लट्टू की तरह घुमाता वो दरवाजे की तरफ देखता रहा। दरवाज़ा खुला। योगा एंड एरोबिक एक्सरसाइज वाली मदाम ने भीतर कदम रखा। हवलदार ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। एड़ियाँ ठकठकाती वो मेज़ के करीब आ खड़ी हुई। मैंने देखा कि उस घड़ी वो अपनी सुबह वाली पोशाक पहने थी, जिसमें अब ये इजाफा हो गया था कि नीली जीन्स से मैच करती एक जैकेट भी वो पहने थी। ये है वो आदमी? यादव मेरी तरफ इशारा करता हुआ सख्ती से बोला। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने बड़े समर्पित भाव से आंखों में और मुस्कुराहट में कई रंगीन वादे खोलकर उसकी तरफ देखा, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का फेमस चार्म उस पर असर ना दिखा पाया। यही है, वो बेहिचक बोली। श्योर, डेड श्योर। वो मेरे से मुखातिब हुई। रिमेंबर मी मिस्टर? मैडम, मैं बोला, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो इंश्योरेंस बेचता है, जो नहीं खरीदता उसको इंश्योरेंस के काबिल ही नहीं छोड़ता, खलास कर देता है। नो नो,
यस मिस्टर इंस्पेक्टर, ही इज़ योर मैन। यही वो आदमी है जो बाकी सब मैं आपसे पहले ही सुन चुका हूँ, यादव बोला। अब ज़रा बाहर जाके बैठिए। अभी भी 2 आवर्स से तो बैठा है, अभी और बैठिए, हमें आपकी फिर ज़रूरत पड़ सकती है। माई बिजनेस विल गो टू हेल मैन, माई क्लाइंट्स। मेरे को मालूम है क्या है आपका बिजनेस और कौन है आपके क्लाइंट। भोगा, योगा उसने संशोधन किया। एरोटिक एक्सरसाइजेस, एरोबिक उसने फिर संशोधन किया। बात को यहीं ढक देना मुफीद होगा आपके लिए। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत गिरफ्तार नहीं होना चाहती हैं तो चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाइए और तब तक बैठी रहिए जब तक कि जाने के लिए ना कहा जाए, चाहे इधर ही रात हो जाए, चाहे अगली रात भी इधर हो जाए, समझी। त्रस्त भाव से उसने सहमति में सिर हिलाया। जाइए। भारी कदमों से वो वहां से रुखसत हुई। यादव मेरी तरफ घूमा और फिर पूर्वत भन्नाए स्वर में बोला, शुरू कर भाई। क्या शुरू करूं, तेरे को नहीं मालूम? वो आंखें निकालता हुआ बोला, अभी जो औरत यहाँ से गई है उसने तेरे खिलाफ क्या बयान दिया होगा, ये अभी तेरी समझ में नहीं आया? आया तो हुज्जत क्यों, पैंतरेबाजी किस लिए? ठीक है, करता हूँ शुरू, लेकिन पहले मैं तुम्हारी लाइफ स्टोरी की एक आध बात हाईलाइट करना चाहता हूँ। क्या हाईलाइट करना चाहता है? जिस महकमे में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में 20-20 साल लग जाते हैं, उसमें 5 से भी कम सालों में इंस्पेक्टर बने हो तो मेरी वजह से। जिस कुर्सी पर इस वक्त बैठे हो उस पर तुम्हारी हाल ही में बहाली हुई है तो मेरी वजह से। वरना हीरा हिरानी के कत्ल वाले केस के दौरान तुम इस पर से उठा तो दिए ही गए थे। तुम्हारा सस्पेंड हो जाना और रिश्वतखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार होकर जेल पहुंच जाना भी महज वक्त की बात थी। क्या बकता है? मैंने लेखराज मैदान को तुम्हारे हक में झूठी गवाही देने के लिए तैयार ना किया होता तो। अरे बंद कर बकवास, क्या किस्सा ले बैठा? मैं खामोश हुआ। कौन सी गोली लग गई है तुझे जो इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा है? यहाँ तफ्तीश के लिए तलब ही तो किया है तुझे। मुझे कौन सा अभी सच में यकीन आ गया है कि इलाहाबादी का कत्ल तूने किया है। फिर क्या बात है? लेकिन जवाब तलबी तो करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती? वो तो निहायत ज़रूरी है। तो फिर मेरा ख्याल कैसे आया? सूझा कैसे कि वो औरत जिस शख्स का जिक्र कर रही थी वो मैं ही था? तेरी पोशाक की वजह से सूझा। जिस पोशाक में आज सुबह मैंने तुझे यहाँ देखा था वही एनी रिचर्डसन ने उस शख्स की बयान की थी जो कि खुद को इंश्योरेंस सेल्समैन बता रहा था और जो उसके सामने इलाहाबादी के ऑफिस में घुसा था। ओह, वही पोशाक तू अभी पहने हुए है। मैं सूट बदल लेता तो क्या होता? तो क्या मुझे भूल जाता कि सुबह जब तू यहाँ आया था तो क्या पहने हुए था? ये भी ठीक है। अब साफ साफ बोल, क्या किस्सा है? कोई खास किस्सा नहीं। एक केस की तफ्तीश के दौरान इलाहाबादी का नाम सामने आया था, लिहाजा मैं उससे मिलने चला गया था, लेकिन मुलाकात की नौबत ही ना आई। वो पहले ही अपने ऑफिस में मरा पड़ा था। कितना अरसा रुका था वहाँ? मैं रुका नहीं था, उल्टे पाँव वहाँ से बाहर निकल गया था। मैंने मरना था एक लाश के सिरहाने पकड़ा जाकर। कत्ल की खबर क्यों न की बराबर की। फौरन फ़ोन किया मैंने 100 नंबर पर, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी उस 10 सेकंड की विजिट की किसी को खबर लगने वाली थी, बावजूद इसके कि उस औरत से गलियारे में मेरा आमना सामना हुआ था। लेकिन मेरी पोशाक की बाबत उस औरत की अच्छी याददाश्त ने सब गड़बड़ कर दी। पोशाक विलन न बन गई होती तो ना तुमने मुझे यहाँ तलब किया होता और ना वो मेरी शिनाख्त कर पाती। वो कहती है कि सुबह इलाहाबादी के दफ्तर का रुख करने वाला तू ही पहला शख्स था। गलत कहती है। ऐसा उसने मुझे भी कहा था, लेकिन गलत कहती है। इत्तेफाक से बाहर गलियारे में निकल आई उस औरत को हर आए गई की खबर कैसे हो सकती थी? लेकिन कत्ल तकरीबन उसी वक्त हुआ था जबकि तू वहां पहुंचा था और उसने तुझे पहुंचते देखा था। मेरे से सिर्फ 2 मिनट पहले कातिल वहां आया होता तो भी तो कत्ल तकरीबन उसी वक्त हुआ करार दिया जाता। 2 मिनट पहले तो वो गलियारे में नहीं थी क्योंकि वो तो मेरे सामने अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। शायद वैसे ही 2 मिनट पहले भी निकली हो, यानी कि 2-2 मिनट में अपने दरवाजे के आर पार फुदकते रहना उसका रेगुलर शक्ल है। इलाहाबादी से मिलना क्यों चाहता था? क्या बात करना चाहता था उससे? मेरी उससे उस बातचीत का जो कि नहीं हो सकी, उसके कत्ल से कोई रिश्ता नहीं। शायद हो, नहीं है, शायद हो। इसलिए बोल भाई, कौन से केस की तफ्तीश में तू वहां पहुंचा था? क्लाइंट कौन है तेरा? जाने बिना नहीं मानोगे? नहीं, मैं पहले ही तुझे काफ़ी छूट दे रहा हूं, इसलिए क्लाइंट का नाम सुनोगे तो फड़क जाओगे। कोई बात नहीं, फड़क जाऊंगा। नाम बोल क्लाइंट का। अलेक्जेंडर। कौन अलेक्जेंडर? एक ही तो अलेक्जेंडर है जिक्र के काबिल दिल्ली शहर में, जॉन पी अलेक्जेंडर। वही तुम्हारा पुराना यार। वो तेरा क्लाइंट है? हाँ, सच कह रहा है। यह अपनी मौजूदा दुश्वारी से बचने के लिए मेरे सामने उसका नाम उछाल रहा है। तुम इस बाबत उससे फ़ोन पर बात कर लो। उसने फ़ोन की तरफ हाथ न बढ़ाया। कुछ क्षण खामोशी रही। तुम कातिल नहीं हो। फिर एकाएक वो कतरन नर्म स्वर में बोला। शुक्र है, मैं चैन की सांस लेता हुआ बोला कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास आ गया। ज़रा भी नहीं। क्या?
जो नौटंकी तुमने अभी करके दिखाई, जो अलेक्जेंडर के नाम की धौंस पट्टी तुमने चलाने की कोशिश की, उनकी वजह से ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम कातिल नहीं हो। तो मैं उलझनपूर्ण स्वर में बोला, मुझे यकीनी तौर पर मालूम है कि तुम कातिल नहीं हो। कैसे कैसे मालूम है? हथप्राण की पीठ में जो खंबर घुपा मिला है उस पर से उंगलियों के निशान पोंछ दिए गए थे, या खंजर की मूठ पर रुमाल लपेट कर उसे घोंपा गया था। दोनों में से जो भी काम हुआ था उसमें हत्यारे से कोताही हुई थी और उसके अंगूठे का निशान खंजर की मूठ के टॉप पर रह गया था। मेरे पास तुम्हारी उंगलियों के निशानों का रिकॉर्ड है। वो निशान तुम्हारे दोनों अंगूठों के निशानों में से किसी से नहीं मिलता। ये बात तुम्हें मेरे यहाँ पहुँचने से पहले से मालूम थी? हाँ। फिर क्यों तुम मेरी हवा खुश कर रहे थे? क्यों मुझे हड़का रहे थे? फायदा क्या हुआ? तुमने तो उल्टा मुझे हड़का दिया। खामखा उस औरत के सामने मेरी आइडेंटिटी परेड करा दी। अगर मैं खंजर पर मिले अंगूठों के निशान को नज़रअंदाज कर दूं तो ज़रा सोचो उस औरत की पक्की सिनाख तुम्हारी क्या गत बना सकती है। सोचते वक्त इसमें यह बात भी जमा कर लेना कि तुमने खुद अपनी जुबानी कबूल किया कि कत्ल की बाबत पुलिस को गुमनाम कॉल तुमने की थी, यानी कि कत्ल की सबसे पहले जानकारी तुम्हें थी, कातिल से पहले नहीं। मैं अंगूठे के निशान को नज़रअंदाज कर दूं तो कहाँ रखा है कातिल? लेकिन यार, मैं घबरा कर बोला, तुम ऐसा करोगे तो नहीं? नहीं करूँगा। करना होता तो असलियत का जिक्र तुम्हारे सामने ना करता। तो मदाम एनी रिचर्डसन के तुम्हें पहचान लेते ही मैं तुम्हें गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर देता। फिर आगे की आगे देखी जाती। आगे की आगे देखी जाती? भाई, इतनी बिजी नौकरी है पुलिस की, इतना काम है महकमे में, किसी एक मुलजिम को हिरासत में लेकर 1-2 दिन के लिए उसकी बाबत भूल जाना क्या बड़ी बात है? तौबा तौबा, तौबा ही भली है तुम्हारे लिए। अब आइंदा कभी पिछली बातें याद दिलाकर मुझे धमकाने की या मुझ पर एहसान करने की कोशिश न करना। दरिया में रहकर मगर से बैर नहीं चल सकता सुधीर कोहली। पुलिस से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है। सच पूछो तो दोस्ती भी। मेरे मुंह से बोलना फूटा। दिल्ली शहर में बेरोजगार नहीं होना चाहता या कोई नया रोजगार नहीं तलाश करना चाहता तो जो मैंने अभी कहा उससे सबक ले लिया। तेरी छोटी मोटी फूफा से मुझे कोई गुरेज नहीं। अपना इमेज बनाने के लिए तुझे ऐसा करने से मैं नहीं रोकने वाला, लेकिन यही बातें अपनी डींग हाँकने के लिए, अपनी ताकत बताने के लिए अगर किसी गैर के सामने कही कि यादव की प्रमोशन तेरी वजह से हुई, उसकी इंस्पेक्टर तेरी वजह से जाने से बची, वो फला केस तेरी वजह से हल कर पाया, रिश्वत की फला रकम उसे तेरी वजह से मिली, तो समझ ले कि या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। आज कुछ ज़्यादा ही कड़क बोल रहे हो यादव साहब। काफ़ी अरसे से बोलना चाहता था, लिहाज कर रहा था तेरा। ओह, अब याद रखना आइंदा, अगर तू पंजाबी पुत्र है तो मैं भी हरियाणवी छोरा हूँ। अगर तेरे खून में 93 ऑक्टेन दौड़ती है तो मेरे खून में भी अपनी माँ के दूध का प्रताप है, जो तेरी 93 ऑक्टेन में ही तुझे भस्म करके रख देगा। अब इससे पहले कि तेरी बाबत मेरा ख्याल बदल जाए, यहाँ से फूट ले। मैं उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। केस की बाबत, मैं धीरे से बोला, तुम्हारे से कोई जानकारी हासिल होने की उम्मीद करना तो अब बेकार होगा। ऐसी कोई बात नहीं, 8 बजे फ़ोन करना, तब यहाँ होगे। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 8 बजे मिलनी है, उसका इंतज़ार करना ज़रूरी है। फ़ोन ना मिले तो खुद चलाऊँ, आसपास हो तो चले आना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। सहमति में सिर हिलाता, पिटा सा मुँह लिए मैं वहाँ से रुखसत हुआ। खाकसार को याद नहीं कि उसके मौजूदा धंधे में उसकी ऐसी किरकिरी पहले भी कभी हुई हो। 7 बजे मैं अब्बा पहुंचा। मैं इधर कम आता है कहने वाला अलेक्जेंडर उस रोज भी वहां मौजूद था। आ कोहली, मुझे देखते ही वो बोला, मैं तेरे को ही याद कर रहा था, फ़ोन भी लगाया पर तू मिला नहीं। क्यों याद कर रहे थे बॉस? मैं उसके सामने एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मेरे काम की क्या प्रोग्रेस है? हार मिला? बॉस, अभी तो पूरे 24 घंटे नहीं गुजरे, जबकि तुमने मुझे 1 वीक का टाइम दिया है, यानी कि अभी नहीं मिला। अभी तो नहीं मिला, पर तू कोशिश किया या कोशिश भी अभी शुरू करेगा? कोशिश तो बराबर जारी है। काम होगा? ज़रूर होगा। काम जल्दी करके दिखाएगा तो तेरे को बोनस, स्पेशल, फीस की रकम जितना ही, कर्टेसी जॉन पी अलेक्जेंडर। बॉस, मैं ज़रूर उस बोनस का हकदार बन के दिखाऊंगा। गुड, आई एम ग्लैड। कोई हेल्प मांगता है तो बोल। मांगता तो है। क्या? कल मैं जयपुर जा रहा हूँ, वहाँ मैंने एक लड़की को तलाश करना है जो कि एंटरटेनमेंट के ट्रेड में है और जो हाल ही में दिल्ली से जयपुर गई है। लड़की कौन मांगता है? कोहली, मेरे को तो हार मांगता है। उस लड़की की तलाश भी हार की तलाश की तरफ एक कदम है। ऐसा? हाँ, वो लड़की, मुझे उम्मीद है कि जयपुर जाकर भी एंटरटेनमेंट के ट्रेड से ही जुड़ी होगी। क्या करती होगी? नाचती होगी या गाती होगी या दोनों काम करती होगी? वो क्वेश्चन सोचता रहा और फिर बोला, उधर ब्लैक ट्यूलिप करके एक डिस्को जॉइंट है मिर्जा इस्माइल रोड पर, वहाँ जाके टॉम हैमिल्टन को पूछना, अपना जात भाई है, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू बॉस, पर 1 वीक में उधर से वापस लौट आना, वरना मेरे को तेरे पीछू हसमत को जयपुर भेजना पड़ेगा। मैं कल रात ही लौट आऊँगा, बड़ी हद परसों सुबह। गुड। ठीक 8 बजे मैं वापस पुलिस हेडक्वार्टर यादव के पास पहुंचा।
क्या खबर है? मैंने झिझकते हुए पूछा। बैठ, वो शांति से बोला। बताता हूँ। मैं बैठ गया। मैंने जेब से डनिल का पैकेट निकाला और उसे यादव को दिखाता हुआ बोला, अगर इजाज़त हो तो। वो पहले ही सहमति में सिर हिलाने लगा। मैंने एक सिगरेट सुलगाया और बड़े तृप्तिपूर्ण भाव से उसका लंबा कश खींचा। तुम्हारी एक बात तो ठीक निकली है। फिर वो खुद ही बोला, उस मदाम एनी रिचर्डसन को वहाँ हर आए गए की खबर नहीं हो सकती। इस लिहाज से उसका ये बयान भी भ्रामक है कि सुबह इलाहाबादी के ऑफिस पर विजिट देने वाले तुम पहले आदमी थे। तफ्तीश के दौरान ऐसे कम से कम 5 आदमियों का हुलिया पुलिस के सामने आया है, जो कि कत्ल के वक्त के आसपास उस इमारत में इलाहाबादी के ऑफिस वाली मंजिल पर गए हो सकते थे। जैसे कोई सूरत से ड्रग एडिक्ट लगने वाला नौजवान, जैसे कोई दुबला पतला उम्र दराज सिर से एकदम गंजा आदमी, जैसे कोई ठिगना मोटे लेंसों के चश्मे वाला सूट बूट धारी आदमी। एक कटे बालों वाली नौजवान लड़की का भी जिक्र सामने आया है, जिसे कोई टाइट स्कर्ट और स्कीवी पहने बताता है तो कोई लो नेक का ब्लाउज और साड़ी पहने बताता है। एक विटनेस का यह भी कहना है कि उसके कटे हुए बाल नकली थे, यानी कि वो एक विग लगाए हुए थी। ये सब कहने वाला कौन है? इमारत के बाहर उसके आसपास अक्सर मौजूद रहने वाले लोग, जैसे 2 रेडी वाले, एक टोकरे लेकर फिरने वाला पनवाड़ी, एक मोची वगैरह। ये जो सूरतें सामने आई हैं, इनमें मैडम एनी रिचर्डसन ने अपने फ्लोर पर कोई नहीं देखी थी? नहीं देखी थी। इसलिए तो लगता है कि गलियारे में उसका तुम्हारे से टकरा जाना महज इत्तेफाक था। आई सी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि खंजर बड़ी दक्षता से पीठ में ऐसी जगह छांट कर घोंपा गया था कि वो सीधा दिल में घुस गया था। ये इत्तेफाक का नहीं, तजुर्बे का काम था। कोई पीठ की तरफ से भी आगे छाती में दिल की ऐन सही पोजीशन जानता समझता था, जहाँ की बड़ी नफासत से खंजर पेबस्त किया गया था। और मरने वाले ने हिलने डुलने से परहेज करके इस काम में मारने वाले की मदद की थी। उसने घूरकर मुझे देखा। सॉरी। तो दोस्तों, ये था घातक गोली नॉवल का 7वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।